पिछली क्लास में हम लोग सेवेंथ हाउस जो स्टार्ट किए थे उसमें हम लोगों ने मैरिज को पढ़ा था और बिजनेस को पढ़ा था। आप लोगों के कुछ डाउट्स भी थे तो मैंने ये बोला कि आप पहले जो रूल है उसको देखिए और कुंडलियों पे अप्लाई करके देखिए। आपको जहाँ समस्या होगी, जिस कुंडली में समस्या होगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे और वो जो भी इंस्टेंट आपके क्वेश्चन का आंसर होगा वो मिलेगा। तो आप लोगों ने यदि देखा हो कुछ कुंडलियों पे आपको समझ नहीं आया हो, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन है तो आप बोलिए, उसको यहाँ हम देखेंगे। मनोज जी, आपका प्रश्न था, कुछ डाउट्स आपके उस दिन समझ में आ रहे थे, तो बताइए क्या आपके डाउट्स हैं। सर चार्ट देखे मैंने दो तीन। हम्म। उसमें 6 8 12 भी थे। हम्म। पर डिवोर्स नहीं हुआ। मैरिज प्रॉब्लम तो बहुत थी हम्म। उन दोनों के बीच में, पर डिवोर्स हुआ नहीं। ठीक है, आप डिटेल्स बोलिए। देखता हूँ। हाँ, देखा जाए नहीं। और कोई आप लोगों में देखा हो, कोई ऑब्जर्वेशन नितेश जी आपका। यस सर। हम्म। तब तक मनोज जी आप अपना डिटेल्स सर निकालें। एक है कुंडली। आपने क्या। 19 अच्छा, 19 अप्रैल 84। 1 मिनट हुई है, ठीक है नीतीश जी, आपके बाद में हम लोग लेंगे। बोलिए मनोज जी, क्या बोले आप। 19 अप्रैल 84। 19 अप्रैल 84। 84। ठीक है। 7:15 मॉर्निंग। 7:15 महू, मॉर्निंग। मध्य प्रदेश। हाँ जी। महू स्पेलिंग बोलिएगा, MAHU। MHOW। MHOW। अच्छा, एक चीज देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये कितना सही है कितना गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि 84 और 88, इस दो के बर्थ वाले जो लोग मुझे मिलते हैं, बड़ा परेशान मैंने देखा है, बहुत ज्यादा। 84 और 88 डायरेक्ट, इसमें कोई राशि लगने की बात नहीं हो रही है। 1984 और 1988, या इनफैक्ट मैं ऐसा आपको कहूं कि जितने लोगों ने दिखाया है 84 88 वाला, वो सब परेशान ही थे। 100 में 100 का कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप भी अपने ऑब्जर्वेशन में इसको देखिएगा। हो सकता है मेरे पास ज़्यादातर परेशानी लोग आया हूँ, मतलब कंसल्टेशन नॉर्मली लोग लेता ही है, लेकिन एक जैसे माइंडसेट और बातचीत नहीं समझ में आ जाती है कि कुछ लोग एकदम ज़्यादा ही परेशानी में होते हैं, तो 84 88 वाले मुझे ज़्यादा मिले हैं। ये देखिए डिटेल्स आपके सामने है, ठीक है। यही है ना कुंडली मनोज जी। यस सर। तो अब ये यस सर, यही कुंडली, है। ठीक है, ये कुंडली जो आपके सामने है, ये राशि चार्ट है, ये भाव चलित चार्ट है। और ये इनका डिटेल्स है। 7 कस्पल सबलॉर्ड हम देखते हैं क्या है। 7 कस्पल सबलॉर्ड इनकी कुंडली में है सैटर्न। 7 कस्पल सबलॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न को जो आप देखते हैं तो वो रिजल्ट क्या दे रहा है, 6 10 11 का, 9 12 का और 9 12 का। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो शादी के लिए जो पॉजिटिव हाउस होते हैं, 2 5 7 11, उसमें सैटर्न में सिर्फ 11 नंबर है। निगेटिव हाउस की हम बात करें तो वो है 6 12, तो 6 12 इसमें मौजूद है। क्लियर। तो इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा, ये क्लियर है। अब क्वेश्चन है कि इनका डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, यस सर। ये पॉइंट है। तो देखिए, 9 नंबर जो है, ये जिनके 7 CSL में 9 नंबर होता है और साथ में 6 और 12 नंबर होते हैं, तो ये डबल मैरिज के योग को भी बताता है। पॉसिबिलिटी बनती है कि आदमी के दो विवाह हों। क्लियर। तो इनकी कुंडली के हिसाब से यदि मैं कहूं तो मुझे इसमें डिवोर्स की प्रॉमिस दिखती है कि ऐसे व्यक्ति का तलाक होगा। ठीक। लेकिन विवाह और चाइल्ड बर्थ, ये दो ऐसे टॉपिक हैं कि किसी एक व्यक्ति की कुंडली के आधार पर जजमेंट लेना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। हमें दोनों की, पति पत्नी दोनों की कुंडली को एक बार देख लेना चाहिए,
तो वो ज्यादा बेटर होता है। समझ आ रहा है बात कि दोनों की कुंडलियों में क्या है। Yes, sir. तीसरी चीज ये भी समझ में आती है कि जैसे जो सेपरेशन की बात है, अलग होने की बात है, तो ऐसा भी कुछ केस में दिखा है। मतलब सेपरेट होते हैं तो क्या होता है, मतलब तलाक का मतलब क्या हुआ कि दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, सिंपल। तो जैसे कुछ लोग हैं जो बाहर रहते हैं, बहुत से लोग फॉरेन में काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज में 2 साल 3 साल पे आते हैं, इस तरह से चीजें होती हैं। तो जब 2 साल 3 साल आप अपने जीवन साथी से दूर हैं, तो ये सेपरेशन है, अलगाव की स्थिति है। तो वो कहीं ना कहीं छठा और 12वां भाव होना ही चाहिए दशा में। समझ रहे हैं कि वो दूर है, जीवन साथी से नहीं मिल पा रहा है। सेम टाइम पे 5वां भाव भी जब होगा तो एक लगाव को दिखाता है कि भले शरीर से फिजिकली दोनों दूर हैं लेकिन इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड है। 5 नंबर खत्म तो वो कनेक्शन खत्म। ठीक है। तो अब इनके बारे में यदि हम 7 कस्पल सबलॉर्ड की प्रॉमिस देखते हैं, तो वो 7 कस्पल सबलॉर्ड का प्रॉमिस ये बताता है कि इनका तलाक होगा। ठीक है। अब एक बात यह है कि यदि कोई हमसे पूछने आया है कुंडली दिखा के, तो इतना जल्दी तलाक का भी निर्णय हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि शनि से पीछे देखिए जुपिटर है, और जुपिटर को देखेंगे तो ये तलाक को नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि प्लेनेट स्तर पे वो 7 नंबर तो नहीं है, लेकिन स्टार स्तर पे 7वां है और सबलॉर्ड स्तर पे 7वां है। तो वो मैरिज के लिए, स्ट्रॉन्ग मैरिज के लिए इंडिकेट कर रहा है, मैरिड लाइफ को 7th हाउस, लेकिन साथ में 8 एंड 12 है, तो ये प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ को इंडिकेट कर रहा है। यानी यदि 7 CSL यदि जुपिटर बनता है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा लेकिन डिवोर्स नहीं होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब जैसे जब सैटर्न Yes, sir. बनता है तो डिवोर्स प्रॉमिस है, जुपिटर बनता है तो प्रॉमिस नहीं है। मतलब मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस रहेगा लेकिन तलाक Hmm. नहीं होगा। क्लियर? अब आपके दिमाग में है कि भाई Hmm. ये तो कंफ्यूजन वाली स्थिति है। अभी आपके लिए कंफ्यूजन वाली स्थिति है, लेकिन चूंकि अब तक 1 से लेके 7 भाव आप पढ़ चुके हैं, धीरे धीरे 12 भाव आप पढ़ लेंगे। तो आपने किस लिए पढ़ा है? 1 से लेके 6 भाव किस लिए पढ़ा है? कोई अलमीरा में बुक शेल्फ में सजा के रखने के लिए तो आपने नहीं पढ़ा है ना। पहला भाव जातक का माइंडसेट, बॉडी, पर्सनालिटी, सेकंड Yes. हाउस फाइनेंस से Yes. लेके सब कुछ, 4th हाउस एजुकेशन, घर, गाड़ी। तो 84 का इनका जन्म है, 40 से 41 साल इनकी उम्र हो गई। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा ये जो सब लॉट्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड प्रिडिक्शन करके मैच कर सकते हैं ना, चीजें कितनी मिल रही है नहीं मिल रही हैं। ठीक है। तो वो चीज आपको एक Yes, sir. बताएगा कि क्या इनके समय में 1-2 मिनट का अंतर है कि नहीं। अब जैसे इस चीज को हम 2 मिनट इनका समय पीछे करके देखते हैं। 7:05 जो है, इसको 7:03 कर लेते हैं। वैसे 7:03 करते हैं तब भी 7 CSL सैटर्न ही है। अब इसको हम 7 बजे कर लेते हैं, 3 मिनट और पीछे कर लेते हैं। 7 बजे जब हम करते हैं तो 7 CSL आता है जुपिटर। 7 बज के Jupiter. 7 बजे जुपिटर है, 1-2 मिनट और आगे बढ़ा के वो 7-2 वाला भी चेक कर लीजिए। सात दो में करते हैं तो सैटर्न है, 7-1 तक जुपिटर होगा। ठीक है। मतलब 7:05 का समय आपने दिया था मनोज जी, कितने बजे का दिया था? Yes, sir. 7-5. 7:05 का, तो 7 बजे यानी 4-5 मिनट आप समय पीछे करते हैं तो आ जाता है जुपिटर। तो बात यह है कि हम कब कब ऐसा समय पीछे करते रहेंगे। देखिए, हमें समय 1 से 2 मिनट 3 मिनट की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, संभव है, लेकिन हमें हर बार ऐसा नहीं करना है। जब हम कुंडली देखने बैठते हैं तो उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स, यहाँ पे देखिए रूलिंग प्लैनेट्स लिखा हुआ है, आगे आप रूलिंग प्लैनेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।
ठीक है, क्या होता है। तो ये जो रूलिंग प्लेनेट, जैसे मान लो कोई एक कुंडली आपके पास आती है कि मेरा मैरिड लाइफ बहुत खराब चल रहा है, काफी, क्या डिवोर्स होगा या नहीं होगा, ये रिश्ता सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, ऐसा जब प्रश्न होता है, और उस समय के रूलिंग प्लेनेट में उस कंसर्न्ड हाउस यानी मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसका 7 CSL नॉर्मली उसमें आ जाता है। तो आपके लिए वो एक इंडिकेशन होता है कि ये हम्म, क्वेश्चन जेन्युइन है। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन सही है। मतलब मेरा ये आपसे कहना है कि आपके पास अलग अलग टूल हैं जानने के लिए, समझने के लिए। तो जैसे मेरे पास तो एक ये है, किसी की भी कुंडली मैं देख रहा होता हूँ, तो नॉर्मली जो हाउसेस हैं 1 से लेके 12 भाव के, तो जो उनके क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्लियरली, जैसे फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस के आधार पे जो प्रिडिक्शन होता है, माइंडसेट बातचीत से समझ में आ जाती है। सेकंड हाउस से फाइनेंस की स्थिति समझ में आ जाती है, क्योंकि नॉर्मली कोई एक क्वेश्चन के लिए लोग कंसल्टेशन लेते नहीं है, ओवरऑल बहुत सारे उनके क्वेश्चन जानने होते हैं। तो अलग अलग हाउसेस से हम ये रिलेट कर लेते हैं कि इनका जो दिया हुआ टाइमिंग है वो इनकी कंडीशन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो एक सिचुएशन होता है। दूसरा सिचुएशन ये है कि जब आप कुंडली देखने बैठे हैं, उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट्स उस जातक के जो प्रॉब्लम वाले हाउसेज हैं उसके सबलॉर्ड को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है। और तीसरा प्रश्न ये होता है कि आप तुरंत का इंस्टेंट बात करते हुए प्रश्न कुंडली बना लीजिए और उस प्रश्न कुंडली के आधार पे देख लीजिए। मतलब मैं आपको यस या नो, 2 पॉइंट कंक्लूजन तक पहुंचने की प्रैक्टिकल अप्रोच को बता रहा हूं। समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच, यस सर। कैसे आपका इंटेंशन सही है तो चीजें रिजल्ट देती हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। आगे अभी फिर मैं आपको वो केस दिखाऊंगा। अभी एक लेडी मुझसे कांटेक्ट की थी अपने हस्बैंड के जॉब ट्रांसफर को लेके। ये शायद 2022 की बात होगी, मैं या 21 की, मैं कंफर्म याद नहीं हूँ उस समय का। तो मैंने उनको ये बोला कि आपके हस्बैंड की कुंडली में मुझे ट्रांसफर नहीं दिख रहा है। तब वो बोली कि सर, जुपिटर जब अंतर्दशा में आता है तो उनका ट्रांसफर हुआ है, या ऐसा कहें कि जब जब उनका ट्रांसफर हुआ है 3-4 बार, तो उस समय जुपिटर या तो अंतर में रहा है या प्रत्यंतर में रहा है। तो मैंने बोला चलिए, अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। तो मैंने उनको ये कहा कि आप अपने हस्बैंड से 1 से लेके 249 KP एस्ट्रोलॉजी में जो हॉरारी नंबर होते हैं वो आप लेके मुझे भेज दीजिएगा। उन्होंने बोला ठीक है। उससे मैंने देखा तो मैंने उनको 15 फरवरी तक का समय दिया। वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है, मैंने बना के डाला हुआ है, शायद टाइमिंग ऑफ इवेंट ऐसे कुछ करके आप देखेंगे तो मिल सकता है। तो मैंने 15 फरवरी का उनको डेट दिया था कि 15 फरवरी तक हो जाएगा। अब 15 फरवरी 2021 का डेट दिया था या 15 फरवरी 2022 का, ये मुझे कंफर्म अभी याद नहीं आ रहा है। तो नेट 15 फरवरी को ही उनकी ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है। अब मतलब ट्रांसफर होके दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग हो गई। अभी रिसेंटली उन्होंने फिर मुझसे कंसल्टेशन लिया था जनवरी में। अब उनके हस्बैंड की नौकरी फिर छूट गई थी। अब उनका ये था कि सर, इनको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उनकी जन्म कुंडली में जो प्रॉमिस ऑफ इवेंट और दशाएं आप देखेंगे ना, तो नौकरी लगना छूटना दोनों ही चीजें हैं। महादशा में भी है, अंतरदशा में भी है, तो बड़ा मुश्किल था। तो मैंने उनको ये कहा उनके हस्बैंड से तुरंत बात करते हुए कि 1 से 249 का नंबर बताइए। अब वो जो नंबर बताए वो प्रश्न कुंडली से रिलेट ही नहीं कर रहा। तो जब नंबर की जो कुंडली बनती है वो आपके क्वेश्चन से रिलेट ना करे, इसका मतलब वो कुंडली सही नहीं है, यानी उसको अध्ययन नहीं करना है। कहने का तात्पर्य, आपने क्वेश्चन पूछा है नौकरी के लिए, और उस नौकरी के लिए जो प्रश्न कुंडली बनाई गई, यदि उसमें नौकरी वाले भाव क्लियर नहीं दिख रहे हैं, कैसे देखना वो आगे आप समझेंगे, तो आपको वो प्रश्न कुंडली का अध्ययन नहीं करना है। यदि किसी का क्वेश्चन मैरिज लाइफ के लिए है और वो प्रश्न कुंडली मैरिज लाइफ को क्लियरली नहीं दिखा रही है, तो फिर उस प्रश्न कुंडली का अध्ययन करने से गलत रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो मैंने उनको ये बताया कि ये प्रश्न कुंडली आपने, क्या नंबर जो आपने बोला है वो सोच विचार के नहीं बोला, ऐसे ही बोल दिया। तो बोले कि हाँ सर, मैं वो बताने की स्थिति में नहीं था, ऐसे ही आपने पूछा तो मैंने कुछ बोल दिया। मैंने बोला प्रश्न कुंडली से तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए इसको। तो वो बोले कि सर, जन्म कुंडली के आधार पे कुछ देख के बताइए। तो मैंने कहा जन्म कुंडली के हिसाब से 31 जनवरी तक कहीं ना कहीं, तो जन्म कुंडली और ट्रांजिट का कुछ रोल था। आगे जब मैं यहाँ आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल तौर पे तो समझ में आएगा। तो मैंने बोला 31 जनवरी तक हो जाना चाहिए। मैंने एस्ट्रोसेज ऐप देखा था, एस्ट्रोसेज ऐप जो मोबाइल में होता है ना, उसी की कुंडली बना के। तो मैंने बोला 31 जनवरी तक हो जाना चाहिए। उनकी वाइफ का 9 या 10 फरवरी को मैसेज आया कि सर, उनको ज्वाइन करना है
14 या 15 फरवरी में कब करें, 14 को करें या 15 को करें। तो दोनों दिन ठीक है, नहीं हो तो 14 को ही कर लीजिए, ठीक है। ऐसा मैंने रिप्लाई दे दिया। यानी मैंने जो उनको समय बताया था 31 जनवरी तक, वो 14 दिन डिले हुआ, ठीक है। अब वो 14 दिन डिले हुआ, इसमें हम अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में देखेंगे कि दशाओं का जो टाइमिंग है वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से आगे पीछे हम्म, होता है। किसी में 10 दिन आगे होता है, किसी में 1 महीना आगे होता है, किसी में 10 दिन 15 दिन पीछे होता है। तो क्लियर मैं दिखाऊंगा। मैं यहाँ बोलने के लिए आपसे बोल सकता था कि हाँ मैंने उनको 14-15 फरवरी तक का डेट दिया था और वो आ गया, लेकिन नहीं, मैंने जो बोला था वही मैंने उनको 31 जनवरी बोला था। लेकिन उनका जो जॉब लगा, कंफर्मेशन पहले मिल गया, वो 14 फरवरी को ज्वाइन किए। क्लियर। तो मतलब जॉब लगने को ही हम माने जिस दिन ज्वाइन किए उस डेट को, तो मेरे प्रिडिक्शन और उनके वो होने वाले इवेंट में 14 दिन का अंतर था। क्लियर। तो ये चीजें क्यों हुई, इसको भी हम सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। और ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतनी चीजें, हम कोई भगवान नहीं है, 100% का ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास कि नहीं हम जो बोलेंगे जो डेट टाइमिंग देंगे उसी पर होना है। मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना है कि चीजें या कुछ भी हम आपको बता रहे हैं, शादी वाले केस में 1 साल का भी आप लेके चलो। जैसे आपने किसी का बोला कि 2024 में शादी हो जाएगी, 2025 में हो जाएगी, तो बस हो गया तो वो पर्याप्त है। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि आप जो भी एक मोटा मोटा टाइम फ्रेम दे रहे हैं उसमें वो घटनाक्रम हो रहे हैं, पहले उस पे आप धीरे धीरे उस तक पहुंचिए। तो वो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे वो उतना आपको नज़दीक लेता जाएगा। फिर धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन 1 महीना इस तरह का घटनाक्रम के आधार पे होगा। एक विदेश का भी मैंने बोला था, वो मैंने उनको शायद नवंबर 2024 का बोला था, और जो उनको जनवरी या फरवरी, उनका भी मैसेज आया हुआ है 2025 में हुआ। मतलब इसमें 2-3 महीने का डिफरेंस था। मैंने उनको जो प्रिडिक्शन भेजा था वो भी मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा। मैंने उसमें क्लियर लिखा था कि फॉरेन का है, फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन सेटलमेंट दोनों ही चीजें आपकी कुंडली में दिख रही है। बात आ रही है टाइमिंग की कब होगा, तो वो नवंबर 2024 तक मुझे दिख रहा है। तो वो चीज नवंबर 2024 में ना होके फरवरी 2025 में हुई। क्लियर। तो 3 महीने का मतलब डिले हुआ। तो वो चीज उनका फीडबैक आया था। तो अब संतुष्ट है वो, क्योंकि उनका ये था कि इस चीज को लेके कुछ आगे की उनकी प्लानिंग था, मैं इसको करूँ ना करूँ, पैसे भी लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कुंडली देख के कुछ चीजें समझ में आ जाए तो हम क्लियर बोल लेना चाहिए। मैंने कहा कि मैं अपनी जानकारी के हिसाब से 100%, लेकिन 100 नहीं, 99% मैं श्योर कर देता हूँ कि ये चीजें आपके साथ होंगी। विदेश यात्रा होगा, समय में थोड़ा सा वेरिएशन आया। तो अब ऐसी चीजें होती हैं, वो प्रैक्टिकल मेरा ऑब्जर्वेशन है। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कॉन्फिडेंस देता है कि किसी के साथ आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो घटनाक्रम जिस चीज के लिए भी आप बता रहे हैं तो उसके होने की संभावना प्रबल है आपके अनुसार। यानी आपका जो नॉलेज है, आपका जो अब तक का पास्ट एक्सपीरियंस का कॉन्फिडेंस है, वही क्लाइंट के सामने रिफ्लेक्ट होता है। तो यही चीजें आपको भी मैं जो बता रहा हूँ, जैसे ये मनोज जी ने जो चार्ट दिया है, तो मनोज जी ने जो कुंडली दी, इनका सीधा ऑब्जर्वेशन ये था कि इसमें मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक तो है लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ है। तो हम इस आधार पे नहीं देखेंगे कि एक पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि मैं कुछ भी इसमें से जोड़ जाड़ के बता दूं। हो सकता है अब तक नहीं हुआ, अगले 2 साल बाद हो जाए, अगले 5 साल बाद हो जाए। नहीं, तो अब मैं हम्म, यहाँ पे जबरदस्ती आपको जोड़ के बता दूं कि नहीं शनि है और इसमें इसका नक्षत्र जुपिटर हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, तो शनि आपको शुक्र की राशि में हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, तो ऐसे ऐसे करके कुछ भी उल्टा सीधा आपको एक्सप्लेन करके संतुष्ट कर दूं, और अगले 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, 6 महीने में उनका डिवोर्स हो जाए, तो फिर उनके नज़रों में मैं क्या होऊंगा कि जबरदस्ती का इसमें जोड़ा गया है। नहीं। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन इस कुंडली में, यदि 7 CSL आप शनि लेते हैं तो इनका डिवोर्स पक्का है, श्योर है। 5 मिनट पहले जो समय है वो है जुपिटर का, वो जब आप लेते हैं तो डिवोर्स नहीं होगा। 2 पॉइंट हो गए। तो अब है कि हम कैसे मानेंगे कौन सा श्योर है। तो जो आप 1 से लेके 12 भाव का प्रिडिक्शन पढ़ रहे हैं, तो इस प्रिडिक्शन से उनके पास्ट की जो भी मतलब चीजें हुई हैं, चाहे पैसा, जैसे सेकंड CSL उनका आप देखते हैं, तो सेकंड CSL है उनका वीनस 7:02 पे। अब इसको हम 7:05 जो उनका टाइमिंग है पुराना, वहीं कर लेते हैं।
तो सेकंड हाउस में आप पढ़े थे, सेकंड सीएसएल वीनस होने पे बात जो होती है आवाज, वो आवाज अट्रैक्टिव होती है। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो मतलब लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। साथ ही साथ सेकंड सीएसएल शुक्र धन का कारक होता है, और ये धन के संबंधित आपकी स्थिति को बताता है, मतलब धन आने की भी स्थिति को बताता है, और धन का पोजीशन कैसा रहेगा वो भी बताता है। तो अब वीनस को जब आप देखिएगा तो वीनस क्या रिजल्ट दे रहा है। वीनस रिजल्ट दे रहा है 2 7 12 का। 12 तीनों ही स्तर पे है। तो यदि इनका वीनस है सेकंड सीएसएल, तो धन का रुकना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। 12 12 12 धन का नुकसान काफी ज्यादा होगा। सेकंड सीएसएल में सेकंड नंबर है और वीनस के रूप में है, तो धन इनके पास आता भी रहेगा अपने आप, कहीं से भी आ जाएगा, किसी भी प्रकार से स्थिति में आ जाएगा। नौकरी और बिजनेस दोनों ही से ये कर सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं, नौकरी से भी बिजनेस से भी। खर्चा नुकसान, ब्यूटी प्रोडक्ट, सुख सुविधा के ज्यादा शौकीन है, उसमें पैसे इनके ज्यादा वेस्ट होंगे, खर्चे होंगे। इनके घर में इनके शादी के बाद या इनकी बेटी होने के बाद पैसे से संबंधित समृद्धि आती है। क्यों बोला मैंने पत्नी और बेटी? तो शुक्र उसका कारक होता है। तो जब भी जीवन में ऐसा शुक्र जुड़ेगा, शुक्र से कारक, तो वो उनके जीवन में धन लाएगा, धन आने का मार्ग बनाएगा। तो अब आप जो मनोज जी इनके बारे में थोड़ा बहुत जो भी जानते हो, उस आधार पे बताइए कि सेकंड सीएसएल वाला प्रेडिक्शन इनसे कितना मैच हो रहा है। सर अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन तो बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, तो बहुत बढ़िया तो दिख ही रहा है, लेकिन पैसा खर्चा ज्यादा दिख रहा है। तो क्या आप मतलब 12th हाउस के रिजल्ट को रिलेट कर पा रहे हैं इससे या नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरा मान जानना है आपसे। खर्च है सर, फॉरेन जाता है, एक साल में 5 7 बार फॉरेन चला जाता है। तो सुख सुविधा में खर्च है। हाँ है। पत्नी विवाह होने के बाद या बेटी होने के बाद ऐसा कुछ फाइनेंशियल पोजीशन में डेवलपमेंट, ग्रोथ विवाह के, हाँ ग्रोथ विवाह के बाद ही है। विवाह के बाद ही है। तो सेकंड सीएसएल मैच हो रहा है, तो इस तरह से आपको अलग अलग भावों के सबलॉट्स को जब आप मिला के जाएंगे, सातवें तक जाना होगा। तो मान लीजिए छठे भाव तक सारे प्रिडिक्शन जिस टाइमिंग के अनुसार सही है, उसी टाइमिंग के अनुसार जो सातवां सबलॉट आएगा वही सही मानेंगे, उसी की कंडीशन को। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी यस अब सर, इनके यस सर। टाइमिंग को आप 7 बजे करो या 7 5 करो, आपको ये मानना है कि सेकंड सीएसएल इनका वीनस ही रहेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि वीनस के पहले जो यस केतु सर। है वो भी नहीं होगा, वो भी इस प्रिडिक्शन को नहीं बताएगा, और वीनस के बाद जो सन है वो भी इस प्रिडिक्शन को नहीं बताएगा। क्लियर? तब सेकंड सीएसएल इनका वीनस ही रहेगा। एक क्लियर हो गया। इस तरह से बाकी सारे सबलॉट्स को आप क्लियर करेंगे, तब जो एक से लेके छठे भाव तक का जितने भी प्रिडिक्शन जिस टाइमिंग के सबलॉट से मिलता जाएगा, वो टाइमिंग ही हम स्थिर रखेंगे। जैसे मान लो 7 बज के 3 मिनट के समय के अनुसार आपका क्लियर आ रहा है एक से छठे भाव तक का, तो सातवां भाव हम वहीं मानेंगे। 7 बज के 3 मिनट पे जो सब लौट आएगा वहीं। एक तो वो है। यस सर। आपके पास ये है कि मान लो उतना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, समय लगेगा। जब आप 100 200 500 कुंडलियां देख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेज है उनका यूज करते हैं। ठीक? कि जब तक वो नहीं है तो रूलिंग प्लैनेट्स हमारे लिए ईश्वरीय मदद होते हैं। मतलब आपका इंटेंशन बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आप सही तरीके से सही इंटेंशन के साथ किसी की कुंडली देखने बैठे हैं, तो उस समय के जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए ही होते हैं। तो उस समय यदि इनके सेकंड सेवेंथ सीएसएल यदि शनि आता है तो शनि को ही मान के प्रिडिक्शन दिया जाएगा। यदि शनि नहीं आता है तो फिर जुपिटर यदि आ रहा है तो जुपिटर को मान के, यानी 2 3 4 मिनट समय इनका पीछे करेंगे और उस जुपिटर के आधार पे प्रिडिक्शन दिया जाएगा। ठीक है? तो रूलिंग प्लेनेट को लेके मन में ठीक है। मतलब डाउट आप मत कीजिए। समझ रहे हैं बात मेरी? डाउट्स में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आप कई कुछ बार आप मिला लीजिएगा। मिलाने से इन द सेंस है, जैसे आप कल प्लान कीजिए कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली मैं 9 बजे देखूंगा। ठीक है? 9 बजे मान लो आप बैठ गए, सिस्टम खोलना या मोबाइल से ही या जो भी है, आपने 9 बजे का प्लान किया है, लेकिन किसी कारणवश या तो 8:30 8:50 हो जाएगा, या 9:05 9:10 9:15 हो जाएगा। तो सामान्य बोलचाल में तो यही लगेगा कि हमने 9 बजे सोचा, 9:15 में देख लिए। लेकिन 9 से 9:15 के बीच में बहुत बार रूलिंग प्लैनेट्स बदल गए होंगे। बदल। तो
तो जब आप बैठेंगे उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट्स एग्जैक्टली जो जिस पर्पस के लिए आप कुंडली देखने बैठे हैं उससे वो रिलेट कर रहा होगा पूरी तरह से। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कई बार, सैकड़ों बार का। एक बार मैं रूलिंग ये आपका बीटीआर करना था, फर्स्ट टाइम रेक्टिफिकेशन का। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर कितने बजे आप कल बात करेंगे, संडे का दिन था। मैंने सोचा संडे कहीं जाना वाना तो है नहीं, देखते हैं क्या ऐसे फ्री रहूँगा। मैंने उनको 11 बजे का समय मैंने बोला कि मैं देखूंगा, आपसे बात करूंगा। ऐसा हुआ कि 11 का छोड़िए, रात का 11 बज गया उस कुंडली को देखने में। मतलब उनसे बात नहीं हो पाई, टाइमिंग नहीं मिला और मैंने उस कुंडली को देख भी नहीं पाया। तो 11 बजे रात में जाके मैंने उसको देखा, और 11 बजे रात के अनुसार जो रूलिंग प्लैनेट्स ने मुझे हिंट दिया उसके थ्रू जब कल होके बात हुई, चीजें हूबहू मैच हुई। अब सोचिए कि यदि मैं दिन में 11 बजे बैठता, बैठता क्या, बैठ ही नहीं पाया ना, क्योंकि उस समय का रूलिंग प्लैनेट हेल्प ही नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं हम्म। ऐसा बना कि मैं नहीं बैठ पाया, बात समझे। और रात का 11 बज गया। अब ऐसे क्वेश्चन उठाने के लिए आप बहुत प्रकार के क्वेश्चन उठा सकते हैं कि कहीं हम उस समय बैठे होते। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि ईश्वरीय मदद है। आप ट्रेन से जा रहे होते हैं, आगे वाली ट्रेन पलट जाती है, पीछे ये सही चल गई, तो अब इसमें कहीं कहीं वो नहीं हो कि कहीं यही होता। अब इस चीज का कोई आंसर थोड़ी है। नहीं, मतलब आप ट्रेन का टिकट कटा लो और कहोगे नहीं हम ट्रेन नहीं बैठेंगे, इसके पहले वाले एक्सीडेंट हो गए, कहीं ये भी हो जाए। तब रेलवे के पास कोई जवाब है? कहीं ये भी हो जाएगा, कोई जवाब नहीं है। तो वैसे ही आप कहो कि कहीं हम 10 बजे बैठे होते, कहीं 9 बजे बैठे होते, तो उस कहीं से नहीं मतलब है। जब उसको आपको गाइड करना होगा, आपका इंटेंशन सही रहेगा, तो वो रूलिंग प्लेनेट आपके सामने आ जाएंगे कि हाँ इस आधार पे आप इनको ये प्रिडिक्शन दे दीजिए। क्लियर हुआ? और सर दशा का भी तो इम्पोर्टेंस रहेगा। अभी दशा तो बाद की बात है, प्रॉमिस ऑफ इवेंट में जब डिवोर्स आएगा तो ही दशा में होगा। हाँ, जैसे अभी इनके प्रॉमिस ऑफ इवेंट में है लेकिन दशा में नहीं है, तो इस कारण से ना हुआ हो। हाँ, विनस की दशा चल रही है। वो आपकी बात सही है, लेकिन आगे अब तक दशा, जैसे इनकी दशा जो है चल रही है, वो है केतु का 2005 तक, और केतु के बाद वीनस है 2025 तक। इसी में अप्रैल के बाद खत्म हो जाएगा। हाँ, तब और इसके बाद, विनस डिनाई कर रहा है, विनस में 7 नंबर है। हाँ जैसे मेरे सॉफ्टवेयर में 1/5/2025 तक दिखा रहा है, हाँ। उसके बाद सन आएगा। ठीक है। तो वीनस में तो ठीक है, वीनस में ठीक क्या है, वीनस में भी देखिए 6 हाउस है ही, 6/12 तो है ही, लेकिन वीनस सबलॉर्ड स्तर पे है, सातवां, तो सही है। इसके बाद आप सन में आते हैं तो सन जो है ये निगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है। उसके बाद मून में जब आते हैं तो मून में भी 7 नंबर है, ये निगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहा। मार्स जो है वो मार्स प्रॉब्लमेटिक है। मार्स चूंकि स्वयं शादी के लिए यदि निगेटिव हाउसेस हैं तो सेपरेटिव प्लेनेट के रूप में भी हम लेते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, वैसे मैरिज का कारक है। और इसका स्टार लॉर्ड शनि है, जिसमें छठा भाव दोनों ही स्तर पे मौजूद है, 6 और 6, जो कि मैरिज के लिए निगेटिव होता है। ठीक है। हम्म। तो दशा का रोल बेसिकली तब होता है जब प्रॉमिस ऑफ इवेंट क्या बता रहा है। प्रॉमिस ऑफ इवेंट के बाद ही हम पहुंचेंगे दशाओं पे। यस क्योंकि सर। किसी भी जब दशा आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा किसी भी घटना के लिए महादशा जो है वो पॉजिटिव या न्यूट्रल होना चाहिए। अंतरदशा सबसे ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। यानी अंतर यदि उस हाँ चीज को हाँ कहेगा तो वो घटनाक्रम होगा, ना कहेगा तो नहीं होगा। महादशा निगेटिव ना हो, न्यूट्रल रहेगा तब भी घटनाक्रम होगा, लेकिन अंतरदशा न्यूट्रल रहेगा तो घटनाक्रम नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है। तो अभी आप प्रॉमिस ऑफ इवेंट पे ही फोकस कीजिए, अभी सिर्फ दशा पे मत चले यस। जाइए, क्योंकि ओके प्रॉमिस ऑफ सर। इवेंट को जज करना आपको नहीं आएगा। ये इसलिए भी है क्योंकि इससे आपका बीटीआर वाला सेक्शन ज्यादा मजबूत होगा, आपको एनालिसिस करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। नहीं तो आप तुरंत से वहां से यस सर। निकल के दशा पे आके अपने मन को संतुष्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो वो जी क्लिक सर। वाले आप करके देखिए, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के टाइम वेरिएशन संभव है। तो आप कैसे कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि ये टाइम नहीं होगा यही होगा, ये नहीं होगा यही होगा। तो ये इसमें आपको प्रॉमिस ऑफ इवेंट ही हेल्प करेंगे। क्लियर है? यस सर। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं उम्मीद कर रहा हूँ मिल गया होगा। यदि आप शनि लेते हैं तो यस सर। दिखा रहा है, जुपिटर लेते हैं तो वो डिवोर्स नहीं दिखा रहा है। नहीं। ठीक है।
लेकिन जुपिटर जो है ये भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम को दिखा रहा है, एक्सट्रीम प्रॉब्लम रहेगा, कम नहीं रहेगा, एक्सट्रीम रहेगा। अच्छा ये बताइए, इनकी शादी क्या थोड़ी लेट हुई? नहीं सर, शादी को तो 17-18 साल हो गए। तो फिर जुपिटर ही है, क्योंकि शनि होता, शनि रेट्रो है, तो वो विवाह में डिले कराएगा। 2008 में हुई सर। हाँ, तो 2008 में हुई, तो उस समय इनकी उम्र कितनी रही होगी? 1984 के, 24 24 साल। 16 8 24 साल। तो 24 साल हुई है, तो शनि नहीं है, शनि लगभग 27 28 के बाद कहीं यदि रेट्रो है इस पोजीशन की हम बात करें, तो वो डिले कराता है, वो भी एक रीजन होता है। अच्छा दूसरा ये क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं सर। तो शनि यदि 7 CSL है तो बिजनेस अच्छा नहीं है, बिजनेस नुकसान वाला है। बिजनेस तो अच्छा है सर, इसका सॉफ्टवेयर कंपनी है इसकी, और सब डीलिंग फॉरेन से है। सब डीलिंग फॉरेन से है। तो ये स्थिति जुपिटर को बताती है, 12 12 तीनों लेवल पर। फॉरेन का कारक राहु, सॉफ्टवेयर का कारक राहु, यानी बिजनेस वाली जो स्थिति हम देखते हैं, तो वो 7 CSL जुपिटर इनके लिए ज्यादा सुटेबल है, इनकी बिजनेस वाली कंडीशन को बता रहा है। अच्छा ये पैसिव में भी पैसा, मतलब इनके पास कुछ अल्टरनेट ऐसा सोर्स है जिसमें एक्टिव ये ना हो लेकिन इनके पास पैसा आता रहेगा, समझ रहे मेरी बात? जैसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, उसमें इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन पैसा आ रहा है पैसिव इनकम के तौर पे। प्रॉपर्टी वगैरह में करता है इन्वेस्टमेंट सर। प्रॉपर्टी में तो खैर एक बार बेचेगा तो आएगा पैसा इस टाइप से, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि रेगुलर, चाहे वो वीकली मंथली ईयरली इस टाइप से पैसे आते हो, पैसिव इनकम के भी सोर्स दिखा रहा है, मतलब जो यदि होगा तो। फाइनेंशियल पोजीशन, सर इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अभी 10 करोड़ का मकान बनाया है इसने। 10 करोड़ का मकान अभी बनाया। लास्ट ईयर ही बनाया है। हम्म। तो 4 CSL जो है वो है मून, अभी के हिसाब से मून जो है वो 7:05 पे लेते हैं, तो वो है 4 CSL। आइए हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, कंक्लूजन तो हो ही गया है। वैसे वीनस की दशा है, तो दशा तो उसको 12 12 12 पूरा है, 4 11 12 घर के लिए वीनस घर का कारक हो ही गया। लेकिन चौथा CSL क्या है? तो अभी चौथा CSL है इनका सन, 7:05 पे, 4 CSL अनटेनेंटेड होके। सन जो है वो लग्जरियस मकान को नहीं बताता है। और 5 मिनट पहले करते हैं। तो वीनस आएगा। हम्म। तो 4 CSL हो जा रहा है वीनस, जो लग्जरियस मकान को बता रहा है, समझ रहे हैं? यस सर। तो 7 बजे वाला टाइमिंग जो है वो उनके मकान, उनके बिजनेस, सारी कंडीशन को दिखा रहा है, समझ रहे हैं? यस सर। ये 7 बजे का ही समय इनका है, या 7:01 वाला, उसको मिला लीजिए। क्लियर हुआ? यस सर। यस। थोड़ा सा देखिए, कोई भी कुंडली है, टाइमिंग आपको रूट कॉज तक जाना है, तुरंत से हम अपना कंक्लूजन नहीं बना लेंगे, अपने मन को संतुष्ट नहीं कर लेना है। आप गलत हैं तो गलत हैं, हो जाइए, लेकिन जबरदस्ती का अपने आप को संतावना नहीं देना है। ठीक है, मतलब इस केस में अभी मान लीजिए हम 7 बजे के टाइमिंग पे हम आ गए, अभी की इनकी जो भी कंडीशन है, सिचुएशन है, इस बेस पे मैं 7 बजे, क्योंकि मैं तो इनसे मिला नहीं हूँ ना, बातचीत हुई है, आप मिले हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो आपके दिए हुए इंफॉर्मेशन के बेस पे 7 बजे वाला समय पे मैं एकदम 99% कन्फर्म हूँ। क्लियर? अब इस बेस पे इनका ये यस सर। यस सर। होगा कि नहीं होगा, तो मैं कहूंगा कि डिवोर्स आपका नहीं होगा। क्लियर? लेकिन यदि मान लीजिए हम्म। किसी प्रकार से, ईश्वर की महिमा वहीं जाने क्या उन्होंने लिखा है, अगले 5 साल 10 साल बाद इनका डिवोर्स हो जाता है, ठीक है,
तो फिर क्या होगा? तो उस स्थिति में मैं इस कॉन्सेप्ट पे अडिग हूं। ये चीज क्योंकि जो इनकी बिजनेस की कंडीशन आपने बताई, जो इनकी फाइनेंस की कंडीशन आपने बताई, समझ रहे हैं, जो इनके घर की कंडीशन आपने बताई, तो ये सारी की सारी चीजें इस 7 बजे वाले टाइमिंग से मिल रहा है जो मैरिज की समय आपने बताया। तो इस 7 बजे वाला टाइमिंग ज्यादा सुटेबल है। कहने का तात्पर्य है यस सर। कि एक समय के आधार पे 10 में 9 बातें मिल रही हूँ और किसी के में एक बातें मिल रही हूँ, तो हम 9 पे ही जाएंगे ना। यस। जिससे अधिकतम बातें सही हो रही हो जिस टाइम के आधार पे हम उसी कुंडली पे जाएंगे। ये मेरा मानना है, ना कि एक या दो बात के आधार पे हम जाएं। क्लियर? यस सर। और बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। बीटीआर का रूल देखिए, कहीं कोई आसमान से नहीं टपक के आता। आपकी कितनी अपनी नॉलेज है, किस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, ये इसी पे डिपेंड करता है। तुरंत से मन से संतुष्ट हो जाने के लिए आपको कह देते कि दशा में नहीं है, हो गया, यहीं पे बात खत्म हो जाती। कुछ सीखने को मिलता है। इतने सारे अलग अलग पॉइंट्स आप समझे। यस सर। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। थैंक यू सर। धन्यवाद। और किसी को कोई क्वेश्चन इस कुंडली से रिलेटेड जो अभी चल रहा है आपके सामने? नहीं सर। श्रीश जी, आपका मानस जी और नीता जी हैं। नहीं सर। मुझे दूसरा पूछना क्या बोली नीता जी? आवाज नहीं आया आपका। था। मुझे एक कुंडली का पूछना इस कुंडली से मैरिज रिलेटेड के। तो कुछ नहीं पूछना है ना? नहीं, इससे नहीं। क्लियर है? ठीक है।